Namaskar सभी को. So today let's meet a person who is a retired Lieutenant Colonel from Arunachal Pradesh. His name is Mr. Bruce Zili Dada. He is also the first Nisi army officer from Nisi community to complete his studies from NDA, that is National Defense Academy, Pune. So let's find out more details from the man himself. तो हेलो सर, सबसे पहले आपको मैं हमारे चैनल में वेलकम करना चाहूँगा सर. थैंक यू. तो सर, ब्रीफली टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड. आई एम ओरिजिनली मैं विलेज जेजू दादा से हूँ, जो इस कामी डिस्ट्रिक्ट में. मैंने पढ़ाई सपा गवर्नमेंट हायर मिडिल स्कूल में किया था. उसके बाद मैं सैनिक स्कूल में फल गए. वहाँ से फिर एनडीए से फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फिर आर्मी में कमीशन होके आफ्टर 24 इयर्स एंड 2 मंथ्स सर्विस के बाद मैं वॉलंटियर सर्विस रिटायरमेंट लेके मैं बाहर आया हूँ. तो सर, जिस तरह आपने अपना ब्रीफ इंट्रो दिया, तो उसी समय आप लोग जब स्टडीज परस्यू करता था, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस था. उस समय इतना अच्छा एजुकेशन मिलता भी नहीं था. तो आपको कैसे, जैसे कि आप बस्ती से आके फिर आप कैसे आपका स्टडीज को परस्यू किया? एजुकेशन उस समय का और अभी में बहुत फर्क है. ये मैं 1974 की बात कर रहा हूँ, जिस समय मैं क्लास 1 में जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल था उस समय, अभी सपा के बजर लाइन में आज वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया है. तो हमारे समय में वो एक ही स्कूल था सपा में. और आप सोच सकते हैं, एक ही सेकेंडरी स्कूल है और पूरे जो डिस्ट्रिक्ट को देखभाल करता था. पूरे बच्चे उधर पढ़ने जाते थे और उस समय हॉस्टल का फैसिलिटी भी फ्री था. तो मेरा वहाँ तक पहुँचना और बस्ती से इसी के अंदर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा. मेरे पिताजी जेदू दजा विलेज का हेड जी भी था और उनके मन में था कि मैं भी बस्ती में रहूं, क्योंकि मैं सेकंड लास्ट सन था. हम लोग 3 भाई बेटे हैं और 3 सिस्टर्स. तो मेरा जो सबसे बड़ा भाई वन टाइम एक्स MLA श्री मैपे दादा, इन्होंने अपने टाइम में मतलब उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला. तो वही एक फैमिली से पहले जो बाहर गए, बल्कि पूरे बस्ती से वो एक ऐसे इंसान थे जो पहले सपा में जाके यानी कि सिविलाइजेशन को देखा है, एजुकेशन को देखा है. और खुद स्कूल तो गए नहीं, पढ़ाई नहीं किया, फिर भी उनका मन काफ़ी इच्छा था कि हम भाई में से कोई पढ़े लिखे. लेकिन पिताजी का इंटरेस्ट कुछ और था. वो चाहते थे कि उन्हीं की जैसे सभी बच्चे बस्ती में बैठे, शादीशुदा करे, बच्चा पैदा करे, बस्ती में बैठे. और मैं बचपन से बहुत स्कूल जाने का मन था. तो दूर दूर तक स्कूल तो उधर है नहीं ना, आज की तरह जैसे जो बस्ती में स्कूल था नहीं. तो स्कूल जाने का बहुत मन था. और उस दौरान मेरा बड़ा भाई जो सपा में, उन्होंने अपने शॉप मतलब शॉप क्या बोलते हैं वो, दुकान खोल के उधर बिजनेस करने लग गए थे. तो देखिए उन्होंने मेरे को वो पढ़ाना चाहते थे और इधर बस्ती में पिताजी हमको छोड़ना नहीं चाह रहे थे. लेकिन मेरा भाई, बड़ा भाई ने क्या किया, उसने एक बस्ती का एक भैया को पैसे देके मेरे को बस्ती से चुराया, लेके सीधा सपा आ गए और उसके बाद इन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया. तो उस सपा स्कूल में उस समय हॉस्टल क्लास 1 से लेके 12वीं क्लास तक उसी में
हॉस्टल फ्री थे, और आप देख सकते हैं हम क्लास 1 में सीधा क्लास 1 में हॉस्टल में डाल दिया, और वहाँ से मेरा जो है पढ़ाई लिखाई का जर्नी शुरू हुआ। और आपको मैं ये बताऊं, सपा में उस समय जितने स्टूडेंट्स थे, जितने हमारे एरिया के ट्राइबल स्टूडेंट्स, हॉस्टल में ही सबको तकरीबन रहने के लिए मतलब सीट मिलता था, खाना पानी फ्री गवर्नमेंट की तरफ से, और अलग ही प्रकार का माहौल थे, बहुत अच्छा था। क्लास 1 से लेकर 6 क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और पढ़ाई में मैं काफ़ी मेहनत करता था। मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक जितना भी वहाँ पे सपा में रहा, क्लास में मैं हमेशा टॉप किया। केवल टॉप नहीं है, मेरा जो नंबर है, मार्क जो है, हमेशा हर एक सब्जेक्ट में तकरीबन 90 प्लस मुझे मिलता था। और इसका ये नतीजा हुआ कि मेहनत से मैं जब सैनिक स्कूल इम्फाल की एंट्रेंस एग्जाम में भी मैं पास हुआ, तो इस करके मैं वहाँ क्लास 1 से लेके 6 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल इम्फाल में आपके थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू मैं पास होके उधर चले गए। तो सर ड्यूरिंग योर टाइम आप जिस तरह आप हमें बताया है कि आपका एडमिशन हुआ था सैनिक स्कूल में, तो सैनिक स्कूल में उस समय प्रोसीजर क्या था एडमिशन करने? सैनिक स्कूल उस समय हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2 सैनिक स्कूल्स था। आज 3 हो गया है कि वो आपके नागालैंड में भी एक खोल दिया है। उस समय 2 ही था। तो अरुणाचल के कुछ बच्चे सैनिक स्कूल गलपरा असम में जाते थे, और कुछ इम्फाल जाते थे। और ये मुझे जब मैं क्लास 5 में था, मेरा जो सप्पा स्कूल में मेरा जो परफॉर्मेंस के ऊपर, एकेडमिक के ऊपर देख के मुझे सिलेक्शन किया था सैनिक स्कूल गोलपड़ा जाने के लिए। सिलेक्शन तो हो गया, उनके स्टेट गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोल दिया ये बच्चे को सिलेक्टेड है, अब इसको गोलपरा स्कूल भेज सकते। तो उसमें ना एग्जाम देना पड़ता था, केवल बस मेडिकल टेस्ट होना था और वहाँ पे जाना था। जो मेरे साथ सिलेक्टेड वाले लोग हैं उसमें चले गए, और बाद में मेरे से भी सीनियर हो गए वहाँ पे जब हम एनडीए में पहुँचे। इसका कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो सर आपको ये सैनिक स्कूल का आपका लाइफ जो कैसे गुजरा उस समय? हाँ, तो नहीं न, ये है जो मैं आपको अभी सैनिक स्कूल गलपरा के बारे में बोला, तो एक है सैनिक स्कूल इम्फाल। तो सैनिक स्कूल इम्फाल जाने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो हम सपा से यहाँ पे ईटानगर में आया, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम दिया। ये 1 साल के बाद जिस समय सैनिक स्कूल गलपरा के लिए मेरे को सेलेक्ट किया, उस समय मेरा बड़ा भाई को मतलब इतना स्कूल के बारे में उसका वैल्यू पता नहीं था, या कोई आसपास में कोई बताने वाले नहीं थे। लेकिन जब पता चला तो मेरे से 3 सीनियर स्टूडेंट्स थे जो उस सैनिक स्कूल इम्फाल में थे। बाद में अभी एक तो राजचप तबा सर है जो प्रोफेसर है यहाँ पे आरजीयू में, और एक लेट डॉक्टर बयोंग, और एक दरानतुंग साहब जो गुजर गए एजुकेशन मिनिस्टर। ये सब उधर सैनिक स्कूल इम्फाल में थे। तो मुझे सिलेक्शन हुआ करके उनको पता नहीं था, लेकिन बाद में जब पता चला सिलेक्शन हो गया और ये मैं गया नहीं हूँ, फिर इन्होंने मेरा भैया को बोला ये तो बहुत अपने हिसाब से बहुत टैलेंट है, तो इसको अब जाने देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा एग्जाम देने दो सैनिक स्कूल इम्फाल का। तो ऐसे करके मैं एग्जाम दिया और पास हो गया और सिलेक्शन भी हो गया। तब मैं 1980 में क्लास 6 में वहाँ पे, मतलब 7 मेरा शुरू हो गया था वहाँ पे सपा में। 7 से फिर मैं दोबारा क्लास 6 में यहाँ सैनिक स्कूल इम्फाल में 1980 अगस्त 1980 को मैं एडमिशन हुआ। तो वहाँ मैं क्लास 6 से क्लास 12 तक, जब तक मैं
आपके 1987 में एनडीए जाने तक मैं वहाँ पर रहा। तो हमारे समय में एनडीए आप क्लास 11 में अगर पढ़ रहे हो उस समय आप एग्जाम दे सकते थे, और 12वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट से पहले हम लोग जाते थे एनडीए। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि यानी 12 क्लास का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ा, उससे पहले एनडीए ज्वाइन हुए। एनडीए आपके जो सैनिक स्कूल इम्फाल उस समय का ओवरऑल लाइफ अगर देखा जाए तो उधर से ही मेरा जो करेक्टर का मोल्डिंग है, और वहाँ से ही बेसिक मिलिट्री का जो रूटीन है वहाँ पे शुरू हुआ। सुबह सुबह पीटी कराना, फिर रूटीन बिल्कुल तकरीबन वही रूटीन आपके सैनिक स्कूल में, आर्मी में जो जितने जो एकेडमीज है, चाहे वो एनडीए हो, आईएमए हो, या जितने जो मिलिट्री स्कूल्स हैं, तकरीबन सेम रूटीन फॉलो करते हैं। तो हाँ, स्कूल से ही हम लोगों को इस तरह का आदत जो है तो पढ़ाई लिखाई के साथ बेसिक थोड़ा मिलिट्री एथिक्स, यानी आपको अपना चीज़ को देखभाल करना, टर्न आउट, आपके फिजिकली फिट रहना, उस तरह से सिखाया। तो सैनिक स्कूल का जो प्रोडक्ट है, आप अब देखेंगे, चाहे वो एनडीए जाए नहीं जाए वो अलग बात है, लेकिन जो भी सैनिक स्कूल से पढ़ के निकलता है वो स्टूडेंट बर्बाद नहीं हो सकता है, वो आगे जाके बने हैं। और खास करके अरुणाचल के तो जितने मेरे साथ थे, मेरे बाद वाले भी या मेरे से जितने सीनियर है, खास करके सीनियर लोग आजकल तकरीबन जितने अरुणाचल में आपको बहुत डिपार्टमेंट में मिलेगा, चीफ इंजीनियर से या एससीए या काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स मिलेंगे सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट। तो इस करके वो स्कूल को, मैं तो आपको, मेरा जो अल्मा मैटर है, बहुत थैंकफुल हूँ कि उस स्कूल ने मेरे करेक्टर को मोल्ड किया और आगे मुझे इतने मोटिवेट किया कि मेरे को जिस एम के लिए मैं करना चाह रहा था वो भी भूल करके मुझे एनडीए में ज्वाइन करने का भी फैसिलिटेट किया। तो सर आप पहला स्टूडेंट था आपका समय में जब जिन्होंने एनडीए से पास आउट किया था, फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम द निसी कम्युनिटी। तो आपको उसको लेके आपका क्या, आप क्या एक्नॉलेज करते हो उसको? नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम है, और अभी जो हमसे भी बहुत पहले काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, तो वो मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही साला बहुत टॉप था इसलिए मैंने ऐसे किया, ऐसे कुछ नहीं, शायद लोगों ने इतना खास इंटरेस्ट नहीं लिया होगा। मेरे इधर जाने का एक इसके अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर है, ये है कि मैं जब क्लास 11-12 में था। तो सर आप पहला स्टूडेंट था फ्रॉम निसी कम्युनिटी जिन्होंने एनडीए में अपना पढ़ाई किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे। तो आपको, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के नाम से उसको ज़्यादा काफ़ी जाना जाता है, ये पुणे में। तो उधर उस इंस्टीट्यूट के वहाँ उसके बारे में बताने से पहले मैं फिर सैनिक स्कूल इम्फाल की मतलब जो बैकग्राउंड है इधर से शुरू करना पड़ेगा। सैनिक स्कूल में जितने भी वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ रूल ये है कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एग्ज़ाम देना है। आप पास करो नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन जो भी बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे है जो एलिजिबल है वो एग्ज़ाम देना होता है। तो हमारे समय में हम लोग क्लास 11 में था उस समय एग्ज़ाम दिया, और सबके सबको देना पड़ता है। और सेंटर वो इम्फाल के अलग अलग जगह में कंडक्ट करते हैं, और ये आपके यूनियन पब्लिक सर्विस वाले करते हैं। तो एनडीए मेरा मोटिवेशन इस तरह से हुआ कि सैनिक स्कूल में हर एक जगह एक प्रिंसिपल होता है, वो कर्नल रैंक का, और हेड मास्टर होता है मेजर रैंक का। और यानी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स का भी हो सकता है। और एक रजिस्ट्रार होता है, वो कैप्टन रैंक। जो हेड मास्टर अपॉइंटमेंट का जो मेजर रैंक है, वो मेरे टाइम में मेजर जेबी शर्मा करके था, आर्मी एजुकेशन कोर का। वो बहुत ही मोटिवेट किया हम लोगों को। तो इस करके हमारे जो 9th बैच
सैनिक स्कूल इम्फाल का। उस समय हम लोग काफ़ी मैक्सिमम आदमी गए हैं। उसके बाद में भी गए होंगे, मुझे इतना ख्याल नहीं है, लेकिन उस परेड तक हम लोग 4 जने गए, एक ही क्लास का। तो ये उसका मोटिवेशन ऐसे था कि सुबह शाम जब भी टाइम मिलता बात करते, और हमें ये बोलता कि आप लोग अगर अलग रास्ता अपनाओगे तो आपको लाइफ एंजॉय करने का अच्छा लगेगा, बहुत अलग प्रकार का दुनिया देखेगा। और हमेशा बोलता था खास करके प्रिंसिपल की बिटन ट्रैक, यानी जहाँ जिस लाइन में लोग ऑलरेडी वहाँ पे जा रहे हैं उसमें नहीं जाके अब अलग जगह क्यों नहीं जा सकते। बच्चे ज़्यादातर वही मेडिकल में जाना है, इंजीनियर में जाना है, या कोई सिविल सर्विसेज में जाना है, ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जाने में। और बहुत कम लोग डिफेंस को ऑप करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आप उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, और ना आप आर्मी बैकग्राउंड से जो आपको कोई समझा सके, तो थोड़ा डार्क सा लगता था उधर, क्या होगा क्या नहीं होगा, ब्लैंक। तो ऐसे माहौल में ये मेजर जो हमारा हेड मास्टर था, ये बहुत समझाता था कि उधर ऐसे हैं, वहाँ पे ऐसे लाइफ अच्छा रहेगा, आपको दुनिया को देखने मिलेगा, एनडीए में नाना प्रकार के आदमी आपको मिलेगा, एक्सपोजर ज़्यादा होगा। और आज सर्विस के बाद अगर देखा तो बिल्कुल उसने सही सही कहा है। तो ऐसे करके मेरा इनिशियल एम था कि मैं भी मेडिकल में जाऊं, और सेकंड मन में था कि इंजीनियर जाऊं। तो बाद में जब नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम पास हो गया, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आप जब एग्ज़ाम देते हो आपको फॉर्म में चॉइस भरना होता है कि आपको आर्मी चाहिए, या नेवी में जाना, या एयरफोर्स में जाना है, या दो में जाना है, या तीनों में जाना है। तो उसका आप सीरियल नंबर आप इसको चॉइस करते हो। तो मैंने सबसे पहले एयरफोर्स भर दिया, फिर नेवी भर दिया, आर्मी सबसे लास्ट। तो जब इंटरव्यू तो पास, आपके रिटन एग्जाम तो पास हो गया। जब इंटरव्यू, हम लोग इंटरव्यू नहीं बोलते, एसएसपी बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये एक दिन का इंटरव्यू नहीं होता है, पूरे पूरे एक सप्ताह बच्चे को देखते हैं, स्टूडेंट को, उसका साइकोलॉजी का, उसका हरकत, उसकी मेंटल कैपेसिटी, पूरे एक सप्ताह में सुबह से शाम तक उसको देखता है, तो जहाँ भी टेस्टिंग सेंटर होगा। तो मैं आपके, मेरा पहली चॉइस एयरफोर्स था। तो एयरफोर्स सर्विस सिलेक्शन सेंटर में गए, यहाँ पे आपके वाराणसी में, उस समय सर्विस सिलेक्शन सेंटर नंबर 36 है उधर। आपके उधर पायलट वो है एयरफोर्स का, मतलब मैंने पायलट बनने के लिए आपको वहाँ पे कुछ स्पेशल टेस्टिंग होता है वहाँ। तो उसमें एक टेस्ट में मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे को ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के मुझे नेवी में सेलेक्ट किया। तो एज ए नेवल कैडेट मैं एनडीए में गए। तो उधर एग्जाम देने के बाद वेटिंग करते रहे। तो जब मेडिकल भी कर दिया, और मेडिकल भी साथ साथ होता है, जैसे आपके उधरी बोर्ड लास्ट डे पे सुना देते कि कौन से लेके करके, और इसको साथ साथ में वहाँ पे मेडिकल करना होता है। तो मेडिकल के लिए हम वाराणसी में नहीं है, वो इलाहाबाद में गए। इलाहाबाद में वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ओमेगा कमाल हॉस्पिटल। उधर करने के बाद वहाँ पे फिट अनफिट या जो भी करना है वो बता देते। फिर एक महीने के अंदर आपकी पूरा ओवरऑल मेरिट मेरिट लिस्ट आता है। तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में मेरा 98 था। प्रोबेबली एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है, 60,000 प्लस में से 98 में आ गया। तो फाइनल लिस्ट जब आ गया तो फिर मैंने अपना प्रिंसिपल और हेडमास्टर को बोला, सर मैं थोड़ा जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा एम कुछ और है। वो तो बस मेरे ऊपर चढ़ गए, बोले यार तो ये कैसे, मतलब बहुत मतलब समझाया। तो देखो अच्छा रहो, तो एक बार तो तुम इंडिया के गेट में तुम घुस जाओ, उसके बाद अच्छा नहीं लगा तो वापस आ जाना। एनडीए जब चलो
चलता हूँ करके चल पड़ा वहाँ पे। जनवरी 1987 में एनडीए में ज्वाइन हुआ। एक बार एनडीए गेट के अंदर घुस गया फिर तो पता ही नहीं चला 3 साल कैसे गुजर गए। जब पास आउट होने के बाद जब बाहर आए तो पता चलो चलो ये है। तो एनडीए में आपको 3 इयर्स में उधर आपको बेसिक ग्रेजुएशन कराते हैं। तो उसमें अगर आप साइंस लेना चाहते हो आपको बीएससी कराता है, अगर आर्ट्स लेना चाहेंगे तो आपको बीए कराते हैं। तो आज हम लोगों के कोर्स के बाद, कई कोर्स के बाद आजकल वहाँ पे भी कंप्यूटर भी लगा दिया। तो तीनों ग्रेजुएशन तीनों सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन वहाँ पे कराते हैं। साथ साथ में सुबह शाम वहाँ पे टाइमिंग ऐसे ले आउट है कि आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, बेसिक वेपन हैंडलिंग, बेसिक कमांड, मैप रीडिंग, जितने भी जो आर्मी के मिलिट्री से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है, चाहे वो यहाँ तक कि आपके हॉर्स राइडिंग, सब बेसिक ट्रेनिंग वहाँ पूरे 3 साल में आपको सिखाता है। वहाँ जब ट्रेनिंग खत्म हो जाता है फिर आर्मी वाले को फर्दर ट्रेनिंग 1 साल के लिए इधर भेजता है आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। और एयरफोर्स वाले अपने एकेडमी भी चला जाते हैं और नेवी वाले नेवी नेवल एकेडमी भी चले जाते हैं। तो इस तरह से मतलब ओवरऑल एनडीए तो आपको एक मतलब ऐसे बहुत ही एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, कॉमरेडशिप, टीम वर्क के साथ कैसे करना है। और साथ साथ में आप बेसिक ट्रेनिंग लेके आप ग्रेजुएशन भी हो जाते हैं। बिल्कुल आप जो है टफ एंड रफ आदमी वहाँ पे निकल जाते हैं, क्योंकि आगे जो फर्दर जो एकेडमी में आप जाते हैं आपको बिल्कुल वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती। तो मैं भी कोर्स के बाद तो उधर इंडियन मिलिट्री में मतलब आपके एकेडमी में चले गए। अभी बात रही मैं नेवल एकेडमी में, नेवल मतलब कैडेट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तक वहाँ पे नेवल कैडेट रहा इंडिया में। तो फोर्थ टर्म के बाद उधर आपको फिर ऑप्शन देता है कि अब फाइनली आप अगर आप सर क्या बोलते हैं ब्रांच अगर स्विच करना चाहेंगे, एयरफोर्स वाले आर्मी वाले एयरफोर्स उस तरह के वहाँ पे आपको चॉइस देते हैं। तो आर्मी में स्विच ओवर हो जाओ। तो फिर फोर्थ सेमेस्टर में मैंने लोगों का एडवाइस सुन के मैंने चलो फिर नेवी से फिर मैं आर्मी में चेंज किया। ऐसे करके मैं फिर बस आर्मी कैडेट पास होके फिर मैं आई में ज्वाइन किया जनवरी 1990। तो सर अब हमें ये बताइए आपका आर्मी लाइफ का एक्सपीरियंस जब आपने ज्वाइन किया था टिल यू रिटायर। तो जैसे आपको मैंने बताया फिर आई में ज्वाइन हुए, वहाँ पे फॉर्डर एक एनडीए है इस करके 1 साल का फॉर्डर ट्रेनिंग हुआ, फिर वहाँ पे कमीशन दे दिया। तो मुझे मिला 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट। और मेरा ये यूनिट बहुत ही स्पेशलाइज यूनिट है, मैकेनाइज यूनिट है। ये आर्मर्ड के साथ यानी टैंक जो रेजिमेंट्स है इनके साथ काम करता है, वो ज़्यादातर प्लेन्स एंड डिजर्ट्स में। तो आर्मी लाइफ कैसे रहा, अगर यही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था कि मैंने आपके पंजाब और हमारे जो राजस्थान के नॉर्दर्न एरिया है अब बहुत बस्ती का लाइफ अच्छी तरह देखा। सारे 10 साल लाइफ सर्विस लाइफ उधर गए और बहुत अच्छा लगा। दूसरी ओवरऑल अगर आर्मी ऑफ लाइफ का अगर देखेंगे, आर्मी एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ खास करके ऑफिसर का ऑर्डर जो है रेजिमेंट्स में बटालियन में जहाँ भी देखो आप हर एक सेक्शन, हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन से वहाँ पे आपको मिलेगा। और वहाँ पे ना धर्म को लेके कोई झगड़ा करता है, ना चर्चा होता है, ना पॉलिटिक्स को लेके। हम लोग बिल्कुल एक टीम के बराबर काम करते हो। अगर मतलब कॉमरेडशिप इतना अच्छा है कि मैं शायद इधर के इतना दूर से हूँ अरुणाचल से, लेकिन अगर आप मेरे यूनिट में अगर कहीं भी कुछ भी हुआ तो 100% श्योर कि आपको बहुत देखभाल करने वाला हूँ। ये एक आर्मी में बहुत अच्छी चीज़। ये केवल ऑफिसर्स के बीच में नहीं है, मैन के बीच में, जवान के साथ, जेसीओस के साथ, इवन फैमिलीज के साथ बहुत ही
यूनिक इस्टेब्लिशमेंट है, ऐसे शायद दुनिया में। और खास करके इंडियन आर्मी का तो मैं बिल्कुल ही मैं वॉच करता हूँ। ऐसे इंस्टीट्यूट है कि आप बिल्कुल ही अपना ही एक परिवार जैसे वहाँ पे ज़िंदगी जीते हैं। और मैंने 24 साल की सर्विस में देखा है। मुझे आर्मी लाइफ से बिल्कुल किसी तरह से कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल क्या बोलते हैं, आपको उतना मिलेगा जितना आप मेहनत करेगा। ये नहीं, ना ज़्यादा ना कम। और जैसे सिविल में चलता है, जो कम करता है उसको साला ज़्यादा मिल गया, जो ज़्यादा करता है उसको कम मिल गया। आर्मी ऐसे नहीं, आर्मी बिल्कुल आपकी बिल्कुल मतलब जस्टिस, राइटफुल चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिला है। तो सर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपका नाम को लेके, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसा भी है कि जैसे कि जिस आपका नाम जो बहुत वेस्टर्नाइज है, जैसे कि ब्रूस जिली, तो आपका ये नाम को लेके आप कुछ कहना चाहोगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं खुद भी कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ तो बोला अपना आप के ऊपर भी साला हंसी लगता है। जब सपा स्कूल में जब पढ़ रहा था 1980 मैं सॉरी 1979 के आसपास, मैं क्लास 5 और 6 के बीच में, उस समय ये ब्रूसली करके इतने इसका चर्चा करते थे ना। हमने इसको ना टीवी में देखा ना पिक्चर में, टीवी तो था ही नहीं। और उसके नाम से इतना इम्प्रेस हो गया था। और गिने चुने एक दो आदमी गए शिलोंग में, इन्होंने उसका एंटर द ड्रैगन उसको देख के बिल्कुल ही मतलब ऐसे उड़ा दिया। तो मैंने सोचा कि अच्छा वो जो ब्रूस ली, तो मेरा भी तो चला जिली है, तो क्यों नहीं जोर दे करके मैंने, अदरवाइज मेरा ओरिजिनल नाम लोकी दादा है। लोकी दादा ओरिजिनल नाम को छोड़ के ब्रूस जिली मैचिंग चीज मैंने रख दिया नाम। पिताजी को इस मतलब डीसी साहब के सामने जाना पड़ता था एफिडेविट बना के। उसमें मैंने अपना हेडमास्टर को खींच के ले गया, मेरा पिताजी को बस्ती से बुलाया, और वहाँ पीआई मतलब पॉलिटिकल इंटरप्रेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस समय का, इन तीनों को डीसी साहब के चैम्बर में ले जाके मतलब एफिडेविट के तौर पे वहाँ पे नाम चेंज करी। और यही डीसी साहब ने भी उधर यही पूछा था, भैया इतना सुंदर नाम, लोकल नाम थोड़ी छोड़ के तुम ब्रूस ली क्यों रख रहे हो? और मैंने वही बता दिया, वही इसका नाम मेरे को अच्छा लगा, मैचिंग इसमें। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि एक्चुअली ब्रूस जो है वेस्टर्न नाम है, स्कॉटिश नाम है। और साउथ से आजकल मॉडर्न चीज़ में अगर बोलेंगे तो वो क्रिश्चियन नाम है। मुझे कुछ नहीं पता था। ये नाम मेरे को इतना कंफ्यूजन कर दिया। मैं अगर लोग जहाँ भी जाता हूँ लोग बोल रहे यार तुम अरुणाचल के हो, तेरा नाम ब्रूस कैसे हो गया? तो ये उस समय का अभी तक ये सवाल मेरे ऊपर चलता है। तो मैं तो ये बोलूँगा, देखो माँ पिताजी ने अगर नाम रख दिया उसको नहीं छरने से अच्छा है। तो सर बहुत सारा हमारा यंगर ब्रदर से सिस्टर से जो मिलिट्री स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका तरफ से रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रूजिली दादा की तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? आजकल देखिए पूरे बहुत आपके एवेन्यूज खोल दिया है, मतलब फैसिलिटी काफ़ी अच्छा कर दिया। अपने टाइम में मैं मतलब पहले बैकग्राउंड थोड़ा बता लेता हूँ कि तकलीफ किस तरह से होता है। देखिए उस समय हमको ट्रेन अगर रिजर्वेशन करना है, पूरा एक दिन वहाँ पे काउंटर में खड़ा होना पड़ता था। फ्लाइट टिकट लेना हो तो दुनिया भर की सलाह परमिशन लेना पड़ता था। आज है नहीं, यानी अगर आपको 10 दिन का छुट्टी मिला तो हमें लगता था जैसे अगर मैं जब मेरा पोस्टिंग यहाँ पे था झांसी में, झांसी से लेके यहाँ तक अगर मैं ट्रेन में आता, आने में 4 दिन लगता था और वापस जाने में 4 दिन, और घर में बस 2 दिन रह के हम फिर वापस भागना पड़ता है। तो आज उस तरह के प्रॉब्लम नहीं है। आज आप इधर फ्लाइट में बैठा है, खास करके आप देखिए अभी इतना कनेक्टिविटी अच्छा है। आप 3 घंटा में तो डिब्रूगढ़ पहुंच जाइए, वहाँ से फ्लाइट पकड़ो सीधा इंडिया के किसी भी कोने में आज पहुंचो। तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है। यानी खास करके जो अगर हमारे जो सिस्टर्स है, अगर वो फौज में जाना चाहेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है जो पहले थी, क्योंकि ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के कभी अगर आपने चढ़ के देखा नहीं हो। हमने अपने टाइम में वही कोई रिजर्वेशन होता था नहीं, जैसे मैंने बताया टाइम ऐसा नहीं था। ट्रेन में तेजपुर सप्पा से बस में लटक के आता आपके तेजपुर,
तेजपुर में ट्रेन में चढ़ा, बस जनरल बोगी में चढ़ चढ़ के कभी आधा से पाँव रखने का जगह नहीं, ऐसे हालत में हम पुणे पहुंचते थे, वापस ऐसे आते थे। एक एक दिन वो खाना खाने को नहीं मिलता था वहाँ पे, ऐसे अगर थोड़ा हिलूं तो आपका सीट में कोई आके बैठ जाएगा। तो इस तरह के आजकल प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेके। और दूसरा, अवेयरनेस इतना ज्यादा हो गया अभी, आप आज आपके फिंगर टिप्स में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिंगर टिप्स में आपका फ्लाइट बुकिंग हो गया, फिंगर टिप्स से आपका ट्रेन बुकिंग होगी, आप बुकर हुआ अभी फोन करके आपने बता दिया। तो हमारे वहाँ पे नहीं थे। जब मैं अपना बीवी को जब अभी जो प्रेजेंट मिसेस से लव अफेयर जब शुरू शुरू में हुआ, इतने परेशान फोन करने के लिए वहाँ पे यूनिट से रात को निकल के आधा घंटा एक एक घंटा वहाँ पे पीसीओ बूथ होता था। आप लोगों ने तो अभी देखा भी नहीं है पीसीओ बूथ क्या होता है, इतने लाइन लगते थे बात करने के लिए। तो उस तरह की परेशानी अभी है नहीं। तो मुझे लगता है अगर स्पोर्ट्स को एज ए करियर अगर आप चूज करना चाहते हो, बिल्कुल खराब चीज नहीं है। आपका तनख्वाह बिल्कुल, आपका जो फैसिलिटी इतने सफिशिएंट है कि आप बेबी दो बच्चे को आप आराम से देखभाल कर सकते हैं, माँ पिताजी को। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा आप उधर जाके जैसे करोड़पति बनेगा, जैसे बाहर में बिजनेस आदमी की तरह, या जो और भी कोई दूसरा प्रोफेशन है उनकी तुलना तो नहीं कर पाएगा, लेकिन तनख्वाह आपको सफिशिएंट मिलता है। सफिशिएंट आपका फैमिली मेम्बर्स को देखभाल करने के लिए सफिशिएंट अगर मिलता है, तो उस हिसाब से और देखेंगे। और जिस तरह से फैसिलिटी जो क्रिएट हो रहा है डे बाय डे, मैं तो बोलूँगा जाना चाहिए। और ऐसे भी ये आपके स्टेट तो गवर्नमेंट हर एक आदमी को कहाँ नौकरी दे पाएगा, बाहर भी तो आदमी जाना चाहिए। तो इसकी आप लोगों को देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नौकरी है, इसमें सबसे बेस्ट और बेस्ट मतलब नौकरी, और ऐसे नौकरी जहां आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओ आपको रेस्पेक्ट करेगा, देखभाल करेगा, आपकी बात सुनेगा, वो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या किसी भी यूनिफॉर्म वाले में, इवन वो पैरामिलिट्री, जितने यूनिफॉर्म वाले सर्विस द बेस्ट। और अगर स्टेट का आदमी को, अगर आप स्टेट में एम्प्लॉय अगर नहीं कर पाते हो, बच्चे अगर आप यहाँ पे अगर सक्सेस नहीं होते, आप बाहर जाइए करके देखो। हमारे आजकल अरुणाचल का इतना भी खराब नहीं है, बहुत बच्चे आजकल ऑफिसर्स है। एज ऑन टुडे वी आर अराउंड 20+ ऑफिसर्स सर्विंग प्लस रिटायर्ड, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो इस करके घबराना नहीं है, बहुत अच्छा ही लाइफ है। आपको बिल्कुल समाज के बारे में, इंडिया के बारे में ना, अलग अलग कम्युनिटी के बारे में समझने के लिए बहुत इससे मौका आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय नहीं दे पाते, आप देखिए स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल, जितना आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, खास करके जो नॉर्दर्न एरिया, वेस्टर्न यूपी, इनकी तो मैं बता रहा हूँ 25 से लेके 36-37% यूथ है, आदमी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म फोर्सेस में काम करते हैं। तो आप देखिए इतना लोड जो है, आपका स्टेट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आपको आराम से नौकरी देके वहाँ पे पड़ रहा है। तो देयरफॉर जो स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा क्या बोलते हैं, प्ले होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करें। और मोटिवेट करने का तो बहुत रास्ता है, तो अब इसको अगर मैं बोलने जाऊंगा तो उसी में सारा 1 घंटा लगा देगा। मोटिवेट होने का बहुत रास्ता है। तो बच्चे, आप आजकल आपको ज़्यादा शायद किसी के लेक्चर की जरूरत भी नहीं पड़ता है, आप नेट में देखिए, आपको तकरीबन सब इंफॉर्मेशन मिलता है। और जहाँ तक अरुणाचल की है, अभी जैसे आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी 2 महीने हो गया, अभी राज्य सैनिक बोर्ड अभी खोल गया है, किसी भी समय जाके ईटानगर में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, गाइड कर देंगे, बता देंगे। या हम लोग ऐसे गिने चुने कुछ लोग हैं जो रिटायर होके बैठे हैं, एनी टाइम आइए, एडवाइस अगर देना है तो वी आर हियर। थैंक यू सो